वीडियो हमारा था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने देखा था कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। कि जैसे एक व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लिए उसकी इच्छा ये होगी कि भाई उसके पास थोड़ा सी ज़मीन हो, उसको अच्छी पगार मिले, इस तरीके से, तो ये उसकी डेवलपमेंट हुई। लेकिन वहीं हम उन लोगों की बात करें, कोई प्रॉस्परस फार्मर, जैसे कि एग्जांपल कल हमने देखा था पंजाब के जैसे प्रॉस्परस फार्मर्स हैं, वो लोग सोचेंगे कि उनको जो हायर सपोर्ट प्राइजेस मिलें, ताकि वो हार्ड वर्किंग लेबर मिले, सस्ती लेबर मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो हर एक व्यक्ति जो है उसके लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। तो आज हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और दूसरे कुछ गोल्स के बारे में यहाँ हम जानेंगे। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अब हमने जो टेबल देखा उसमें हमने एक चीज़ तो ये देखी कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हर एक व्यक्ति को काम चाहिए, कि काम हर एक के पास रेगुलर होना चाहिए। फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, और उनको जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं उसके लिए अच्छा प्राइस चाहिए, और जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्राइस लो होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के लोगों की एक ही ज़्यादा परेशानी है, और वो है डिसेंट प्राइस और बेटर इनकम। कि इनकम बेटर होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ चल जाएगा। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. अब हम बात कर रहे हैं जो ये चीज़ों की हमने बात की, ये तो चलिए एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। अब देखिए जैसे कि पेट्रोल का रेट अभी प्रेजेंटली 90 रुपीज़ से ऊपर चला गया है हमारे गुजरात के अंदर भी, और अगर हम देखें अपनी सैलरीज़ की, अगर हमारी सैलरीज़ भी इसी दर से बढ़े तो शायद हमें बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, इस कारण से हमें बढ़ता हुआ जो पेट्रोल का दाम है, 1 रुपया 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो उससे हमारी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है, लोड आ जाता है। तो यानी कि मेन अगर हम देखें लोगों की डिमांड, तो वो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, यानी कि पैसा कहाँ से जनरेट किया जा सके प्रॉपर, वो एक उनका मेन मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनके पास हो। अब वो पैसा अगर इक्वली ज़्यादा आ रहा है सबके पास, तो मेरे ख्याल से महंगाई जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। अब सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा डेवलपमेंट हम इसको भी बोलते हैं कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि ऊंच नीच का भेदभाव हमारे समाज के अंदर है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो आदिवासी किस्म के लोग हम कह सकते हैं, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इक्वल ट्रीटमेंट लोगों को चाहिए। दूसरा, फ्रीडम, यानी कि आज़ादी चाहिए, इक्वल राइट्स हैं, आज़ादी होनी चाहिए जैसे हमारे देश में हम लोगों को दी भी गई है। इसके बाद सिक्योरिटी, की सब लोग सिक्योर रहें, हर एक व्यक्ति को उसकी सिक्योरिटी का पूरा आश्वासन होना चाहिए कि इस देश के अंदर, यहाँ पर मैं समाज में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कि सब लोग उसकी इज्जत करें, एक बराबर दर्जा दें उसको, ये हर एक व्यक्ति की एक आस रहती है, एक इच्छा रहती है। तो ये भी सब डेवलपमेंट का एक पार्ट है। द रिसेंट discrimination, all these are important goals. In fact, in some cases these may be more important than money or more income or more consumption, because material goods are not all that we need to live. अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, ये चीज़ें समाज से ख़त्म हो जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ केसेस के अंदर लोगों को इनकम से ज़्यादा ये चीज़ें चाहिए, यानी कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जैसे कि हमारे पास गाड़ी बंगला पैसा ज़्यादा हो गया है, ये सब चीज़ें एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन लोग जो है ज़्यादातर ये मानते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही नहीं चाहिए आपको जीने के लिए। अगर आप बहुत बड़े आदमी नहीं भी हैं, आप बहुत एक आम से इंसान हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके बदले में आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, आपका परिवार अच्छे से चल रहा है, और समाज के अंदर आपकी बहुत अच्छी इज्जत है अगर, तो मेरे ख्याल से आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, आपको फ्रीडम है, आप सिक्योर फील करते हैं समाज के अंदर अपने आप को, और सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समाज के अंदर। तो इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत काम आती हैं। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives.
अब समाज के अंदर जीने के लिए देखिए, पैसा जिसके पास है वो सब कुछ खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ें ले सकता है, उसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन इज्जत होना ना होना, ये पैसे से बिल्कुल एक अलग चीज़ है। यानी कि आप पैसे से चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते हो, आप इक्वलिटी नहीं खरीद सकते हो, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब आप अगर सोचें कि भाई पैसे से सब कुछ हो सकता है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि आपके दोस्त जो हैं, आप दोस्तों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम पैसे के साथ ही दोस्ती करके रह सकते हैं? पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं? नहीं। आप दोस्त खरीद सकते हो पैसे से? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पैसे के अलावा जो बाकी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिसमें हम बोलते हैं हमारे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। नाउ दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, work atmosphere, opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो इस पैसे और बाकी चीज़ें जो कि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं, इन दोनों का भेद समझने के लिए हमारे पास दो और एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको एक बहुत दूर दराज, फार ऑफ प्लेस में एक जॉब ऑफर की जा रही है, दूर इलाके में। अब वहाँ पर जॉब करने से पहले आप कुछ फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करोगे। पहला तो है कि आपकी फैमिली को वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं, यानी कि आप चाहोगे कि वहाँ फैसिलिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं आपकी फैमिली के लिए। फिर वर्किंग एटमोसफियर, कि आप जहाँ जॉब करेंगे वो जगह कैसी है। फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, वहाँ पर उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कंसिडर करोगे। इसके साथ साथ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की भी बात वहाँ पर आएगी। अगर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, परमानेंट जॉब हम बोल सकते हैं। कौन सी जॉब? परमानेंट जॉब। अगर आपको रेगुलर जॉब मिलती है, रेगुलर जॉब मिलती है, और इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम में हम देखें, कोविड-19 के समय पे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, जिनका काम जो है इस प्रकार का था कि वो परमानेंट जॉब्स नहीं थी, तो वहाँ से उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है इस समय। अब अगर हम देखें, ऐसे लोग जिनको आज नौकरियों से निकाल दिया गया, उनका फ्यूचर क्या? अब वो लोग दर दर भटक रहे हैं। मतलब अच्छे अच्छे लोगों को हमने बहुत सारे टीवी के अंदर हम न्यूज़ सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों वाले लोग जो हैं, वो इवन अब थोड़े दिन पहले मैंने सुना था एक जगह पर गुजरात के अंदर ही हमारे, कि एक स्कूल के प्रिंसिपल थे जो कि सब्जी पर ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं। बताइए। तो यानी कि ये बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं कि रिसेशन की, उनकी जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी शायद, इसलिए उनको छोड़कर अपने काम में मतलब कुछ और ढूंढना पड़ा। और ढूंढा भी तो क्या, देखिए, क्योंकि आज जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन का समय है, तो ऐसे में कोई भी काम मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसे में आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक रेगुलर जॉब आपको मिलती है तो इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी जॉब जहाँ पर आपको पेमेंट भले हाई दी जाती है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होना। अब हम दोनों में चॉइस किसको करेंगे, आप खुद सोच के देखिए कि एक नौकरी आपको मिल रही है जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। दूसरी जॉब में आपको पैसा कम मिल रहा है लेकिन आपकी परमानेंट जॉब है, आपको बिना बताए या फिर आपको बिना प्रायर नोटिस के नहीं निकाला जा सकता है, जिसके खिलाफ आप इवन कोर्ट में भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप जो है कौन सी जॉब चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा जहाँ पर आपकी सैलरी कम है लेकिन आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, वही चुनोगे। Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and societies increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there should be more sharing of housework, and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business.
तो जो अब तक हमने पढ़ा इसमें एक चीज़ तो देखने को ये मिली कि डेवलपमेंट हम एक चीज़ को नहीं बोल सकते, अभी एक ही चीज़ हमको मिल जाए तो हम डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी, भाई नहीं। डेवलपमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गोल्स, यानी कि अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है। यानी कि सिर्फ आप ये नहीं देखोगे कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आप ये भी देखोगे कि सैलरी भी अच्छी हो, शहर से दूर भी ना हो, परिवार को सुविधाएं भी मिले, बच्चों को एजुकेशन भी मिले, आपका एक परमानेंट जॉब भी हो जिससे आप सिक्योर फील करो। अब महिलाओं की बात करें, अब जैसे कि सोसाइटी के अंदर महिलाएं जो है उनको अगर वर्क में बहुत सारी, आज इस टाइम पे अगर हम बात करें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी काम करती हैं, तो इससे उनका जो उनकी जो कद्र है, उनका जो कद है सोसाइटी में बढ़ जाता है। यानी कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं ऑब्वियसली उनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, दे आर वर्किंग वुमेन, उनका मतलब जो समाज के अंदर जो इज्जत है वो कहीं ज़्यादा होती है, बिकॉज वो अपना घर भी देखती हैं और साथ में वो कमाकर अपने फैमिली के अंदर मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी देती है, यानी कि पैसे का कंट्रीब्यूशन भी वो देती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं का जो रुतबा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हैंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें तो ये सिर्फ इनकम ही ज़्यादा पाना नहीं, इससे देखो महिलाओं को जैसे रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें भी इसमें कैलकुलेट होती हैं। नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे अभी हम। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी इट वॉज जस्ट अ कॉमन थिंग कि डेवलपमेंट क्या है। अभी नेशनल डेवलपमेंट की, देश का डेवलपमेंट जो है वो कैसे है। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. Most likely, you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. अब राष्ट्रीय डेवलपमेंट की, यानी कि पूरे देश की डेवलपमेंट की बात करें तो अगर ये प्रश्न उठाया जाए, आप कक्षा के अंदर है, वरना आप अपने दोस्तों के अंदर बैठकर जब इस बात पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, आई बेट यू विल गेट हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस की डेवलपमेंट, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग अपना मत रखेगा, अलग अलग नज़रिया उसका देखने को मिलेगा। यानी कि हम डेवलपमेंट ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये फलानी चीज़ से डेवलपमेंट होती है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ सजेशंस, देयर विल बी मैनी थिंग्स दैट यू विल हियर कि भाई बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हम डेवलप, किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कुछ होगी, किसी के लिए कुछ होगी। एक पढ़ने वाले छात्र के लिए देश के अंदर एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना देश की डेवलपमेंट का एक हिस्सा होगा। एक व्यक्ति जो बहुत पैसा कमाना चाहता है वो सोचेगा कि भाई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा वर्क की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो देश की तरक्की को बहुत ज़्यादा, इनकी देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको अपने से ज़्यादा देश की परवाह है, तो वो सोचेगा कि भाई देश के अंदर गरीबी ना हो, देश की सिक्योरिटी यानी कि हमारी सेना और स्ट्रॉन्ग हो, देश के अंदर कोई भी भूखा ना रहे, हर एक व्यक्ति एम्प्लॉयड हो। तो मतलब बहुत सारे हमें इसके आंसर्स मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, वो ये कि जो बेनिफिट हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो मुद्दा हमने उठाया, क्या उसका फ़ायदा हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा या फिर वो कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरे देश की डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्र की डेवलपमेंट। तो हमारा भारत देश है जो 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों का समूह है, जिसके सामने बहुत सारी समस्याएं पहले भी आई हैं, आगे भी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे सामने समस्या है, अगर इस सिचुएशन में हम बोलें तो डेवलपमेंट की बात हमारे लिए यही है कि भारत जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा कर ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया, अभी दूसरी लहर यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल जैसा हो गया, पिछले साल मार्च से हम कैलकुलेट करें तो अब तक हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, हम लोग वैक्सीन जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं हैं। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखें तो भाई डेवलपमेंट से हम कोसों दूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि भाई हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज जितनी फैमिली बड़ी होगी उतना ही हमें ज़्यादा
टाइम लगेगा, ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा समय। तो वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस ही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कितनी तेज़ी से सब कुछ कर लेते हैं, वी आर स्टिल द डेवलपिंग कंट्री। तो अब ये जो मुद्दा है यहाँ पर यही है कि सब लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है वाइल टॉकिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। नाउ विल सी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ come some countries are generally called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let's consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criterion we may use depend on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of the children in the class, how shall we do it? Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity or mark secure. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. अब सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, इसमें भी काफ़ी एग्जांपल दिए गए आपके क्लासरूम से लेकर, लेकिन मैं आपके एक फेवरेट स्पोर्ट्स के अंदर आपको लेके चलता हूं जो कि क्रिकेट। ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद रहता है। तो आप जानते हैं क्रिकेट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट। एक होती है बैटिंग। हम जानते हैं क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है जो कि गेंदबाज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो बैट्समैन, बॉलर और तीसरा जो यहाँ पर व्यक्ति हमें देखने को मिलता है वो होता है फील्डर। यानी कि एक बैट्समैन, फील्डर और बॉलर, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं क्रिकेटर के लिए। अब आप सोचिए कि आप किसी प्लेयर को जब चूज़ करते हो उस टीम में अपनी में लेना चाहते हो, जब भी किसी भी प्लेयर को, तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो। हम जानते हैं कि जो पुराना क्रिकेट था, जब आप छोटे, इवन मैं कहूँगा कि आपके पेरेंट्स जब क्रिकेट देखते थे, हम लोग जब देखते थे क्रिकेट, तो क्रिकेट का रूप बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था वो भी मैं बताता हूँ। कि पहले होता था जो बैट्समैन है वो सिर्फ बैट्समैन ही है, उसको बॉलिंग नहीं आती है, और जो बॉलर है वो सिर्फ बॉलर ही है, उसको बैटिंग नहीं आती। बहुत सारे क्रिकेटर्स के ऐसे नाम भी मैं आपको दे सकता हूँ। जावगल श्रीनाथ थे, वेंकटेश प्रसाद थे, देवाशीष मोहंती थे। तो ये लोग वो गेंदबाज थे जो बैटिंग नहीं कर सकते थे, यानी कि उनकी सिर्फ बॉलिंग आती थी। और बैट्समैन की बात करें तो बहुत सारे बैट्समैन थे। विनोद कांबली थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, सचिन तेंदुलकर थे, और बहुत सारे, राहुल द्रविड़ को ले लीजिए आप, अजय जाडेजा को ले लीजिए आप। तो बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज थे जो कि बॉलिंग नहीं करते थे, यानी कि उस समय हमारी क्वालिटी। लेकिन आज देखिए कंपटीशन के दौर में, आज हम अगर टीम की बात करें तो हम कैसे व्यक्ति को चूज़ करेंगे जिसको तीनों ही चीज़ें आती हों। भाई तीनों ही चीज़ें आती हों, जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती हो, फील्डिंग भी अच्छी करता हो, ये तीनों लेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें चौथा जो क्राइटेरिया जुड़ेगा, एक अच्छी हेल्थ। अब देखिए बैटिंग, बॉलिंग ठीक है, फील्डिंग ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों के लिए उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी फिट एंड फाइन। जैसे कि आज के आप क्रिकेटर्स देखते हैं कैसे स्लिम ट्रिम रहते हैं। विराट कोहली देख लीजिए, इवन हम लोग देखें अगर हार्दिक पांड्या को, तो कैसे स्लिम एंड ट्रिम और पूरे ग्राउंड में छाए रहते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो बैटिंग भी कर पाते हैं, बॉलिंग भी। पांड्या को ले लीजिए आप, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, दौड़ना भी उनका बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हम चुनते हैं। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर क्राइटेरियन के आधार पे किसी को चुनना पॉसिबल नहीं हो पाता, और हर एक व्यक्ति के अंदर वो खूबी हो वो भी जरूरी है। अब आप बोले कि हमारी टीम के अंदर 136 करोड़ 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अंदर क्या हम 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हो? नहीं हो सकता है हम ढूंढ लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति लैक करता होगा किसी चीज़ में। और ऐसा भी होता होगा कि जो व्यक्ति, अब देखिए बहुत सारी क्वालिटीज़, अदर क्वालिटीज़ भी होती हैं,
ठीक है, ये तो कुछ क्वालिटीज़ ली जो गेम के अंदर हमको चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ही शुड बी ए टीम मैन। उसको एक टीम मैन होना बहुत ज़रूरी है कि वो टीम के साथ कॉपरेट करके खेले। सब जो कैप्टन कह रहा है, बाकी लोग जो हैं वो कह रहे हैं, उनकी बात सुने, कॉपरेशन शो करे उनके साथ, मतलब कॉपरेट करे। तो ये सब चीज़ें भी बहुत जरूरी है। अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसका। अगर खिलाड़ी जो है उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन उसका नेचर फ्रेंडली नहीं है, तो वो टीम के अंदर फूट डालने का काम कर सकता है, तो टीम इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरियन है, उस क्राइटेरियन से बाहर हर एक व्यक्ति उस क्राइटेरिया में पूरा पड़े वो ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। हो सकता है वो फ्रेंडली ना हो सकता है वो टीममेट्स के साथ अच्छे से ना रहे, हो सकता है वो ईगोइस्टिक हो और बाकी अपने कैप्टन की बात ना सुने, हो सकता है वो इतना घमंडी हो कि जब उससे जैसा खेलने को कहा जाए वो वैसा न कर कर अपनी मर्जी से करे, जिससे पूरा जो नुकसान है पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार से जो देश हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो होती है इनकम। इनकम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट नज़रिए से देखा जाता है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. तो देशों की डेवलपमेंट की बात करें तो जिस देश की इनकम ज़्यादा है उसको डेवलप्ड माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा इनकम मतलब वहाँ के लोग जो हैं, लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा होगा, ज़्यादा पैसे होंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपना जीवन जो है वो एकदम स्टैंडर्ड से जी सकते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया रखा गया है वो यही रखा गया है कि इनकम, तो ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people of one country better off than others in different country? Hence, we compare an average income, which is the total income of the country divided by its population, that is called पर कैपिटा इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब बात की गई यहाँ पर इनकम की। अरे भाई, इनकम से हम कर सकते हैं। अब एक घर के अंदर 4 लोग कमाने वाले हैं, एक घर के अंदर 2 लोग कमाने वाले, तो दोनों की इनकम में तो ऑब्वियसली फ़र्क आएगा ना भाई। जहाँ ज़्यादा कमाने वाले में इनकम ज़्यादा होगी, जहाँ कम लोग कमाने वाले हैं वहाँ इनकम कम होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें भी, जहाँ पर कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब कमाने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं घर में। तो इस प्रकार से मतलब हम कंपेयर इसको करें तो कैसे करें, तो इसके लिए एक और तरीका ढूंढा गया है। अब आप जानते चलिए, तो मैंने घर की बात की, फैमिली की बात की, लेकिन अगर आप बात करें, कंपेयर करें इंडिया को कनाडा से। अब इंडिया की पॉपुलेशन है भाई 135 करोड़ से ज़्यादा, वहीं आप कनाडा की पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज़ लेस देन 4 करोड़। अब कनाडा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, इंडिया 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, यानी कि हम लोग जो है 7वें नंबर पे आते हैं और कनाडा वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ भी नहीं है, 4 करोड़ के अंदर है, और हमारे यहाँ पर 135 करोड़ है। तो भाई कनाडा की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे हमसे इनकम ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे तो लोग जो हैं 4 करोड़ ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 135 करोड़ है, यानी कि उनके मुकाबले हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, डबल ट्रिपल भी नहीं, हम कई गुना आगे हैं उनसे। तो ऐसे में वहाँ की टोटल इनकम हमारे बराबर तो कभी भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अब बहुत सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, इट्स अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री ऑल्सो, ठीक है। अब भारत की अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान को मिला दिया जाए और उसको डबल कर दिया जाए, यानी कि 2 इंडिया और 2 पाकिस्तान को लिया जाए, यानी कि 2 इंडिया और 2 पाकिस्तान, यानी कि 4 नेशंस को मिलाया जाए तो एक ऑस्ट्रेलिया बनता है, यानी कि कितना बड़ा आप सोच सकते हो। पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश, भारत की मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जितने लोग रहते हैं उतने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं हैं। हमारी स्टेट के लोग अगर हम ऑस्ट्रेलिया भेज दें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि पॉपुलेशन उनकी भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टोटल इनकम हमसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल इनकम का मतलब होता है उस देश के जितनी पब्लिक है वहाँ की, उस पूरी पब्लिक का हम लोग
इनकम कैलकुलेट करते हैं, पूरी पब्लिक का इनकम कैलकुलेट किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर जो रहते हैं। समझो कि हमने 100 लोगों की इनकम को कैलकुलेट किया, तो 100 लोगों के द्वारा कमाई गई इनकम अगर 1000 रुपये है तो 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? व्हेन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जिस देश की ज़्यादा है वो डेवलप्ड है। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया को हमने सॉल्व कैसे किया? पर कैपिटा इनकम के माध्यम से, क्योंकि वैसे हम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें टोटल इनकम, तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाता है, जिससे पता लगता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है। तो जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसको हम डेवलप्ड नेशन बोल सकते हैं। अब इसको मैंने आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली समझा दिया है, होपफुली आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out the World Bank, this criterion is used in classifying countries with per capita income of $12,056 per annum are per annum. Countries with per capita income $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of $955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income is $1820 per annum. The rich countries excluding countries of the Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. अब रिच कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ कैसे, यानी कि लो इनकम कंट्रीज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए देखिए, एक यूएस डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यूएस डॉलर के हिसाब से देखने जाए तो 12,056 यूएस डॉलर अगर पर एनम साल में कोई व्यक्ति कमाता है, यानी किसी व्यक्ति पर एनम साल की आय 12,056 से 56 है या उससे ज़्यादा है, ये 2017 में ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया, तो उन कंट्रीज़ को हम रिच कंट्रीज़ बोल सकते हैं। यानी कि यूएस के अंदर समझो, अमेरिका आप जानते हो इट्स ए डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ पर जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी सालाना इनकम जो है 12,000 से नीचे वहाँ पर किसी की नहीं होगी। यानी कि वहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति, भले कोई भी है, वो इससे ज़्यादा तो कमाता ही हो। अब ऐसे लोग, ऐसे देश जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है कम होकर 955 पर चली जाती है, किस पे? 955, यानी कि 1000 से नीचे, उनको हम कह सकते हैं लो इनकम कंट्रीज़। और इंडिया जो है वो लो इनकम कैटेगरी के अंदर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो 1820 है। तो देखिए यहाँ पर यूएस डॉलर है 12,056 और हमारा यहाँ पर है 1800, यानी कि 2000 भी नहीं है। तो हम यूएस जैसे कंट्रीज से हम बात करें, अगर एक रिच कंट्री बनने से हम लगभग 10,000 डॉलर पर ईयर की जो इनकम है हमारी पर कैपिटा, वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार से भारत जैसे कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं रखा गया, सो वी आर इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब यहाँ पर कुछ और दिया गया, देखिए, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज़, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज़। यहाँ पर किस किस कंट्री को कंपेयर किया गया है? अब दो कंट्रीज़ के 5 लोगों की इनकम देखी गई है। कंट्री ए जो है, ये आपको खुद करना है, देखना है कि कंट्री ए के जो फर्स्ट कैंडिडेट की इनकम इतनी है, ये बाकी सब की इनकम लिखी गई है और एवरेज निकल आएगी यहाँ पर। और कंट्री बी जो है उसके 5 लोगों की इनकम लिखी गई है, तो वो कितनी आती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरीके से हम इसको टोटल करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे और फिर हमें उसको डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 सिटीजन, 5 ही लोगों की इनकम हम ले रहे हैं। तो जब आप टोटल करके उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। तो उसके आधार पर आप बता सकते हो कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। नाउ कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विद रिच एंड पुअर। अब यहाँ पर देखिए, आप इस एक कार्टून के द्वारा बहुत अच्छा ये दिखाया गया है यहाँ पर कि जहाँ पर रिच और पुअर नहीं है, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज दैम। जहाँ पर कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, जहाँ पर रिच और पुअर नहीं है, यानी कि सब लोग इक्वल हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सब लोग मिलकर उस पर बैठे हैं चेयर्स पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कंट्री विद रिच एंड पुअर, वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक दैम। अब
यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब लोग 4 कुर्सियाँ और ऊपर बैठने वाले 5 लोग हैं, ठीक है। चलो 4 कुर्सियों पे 5 लोग, दे आर कंफर्टेबली दे आर सिटिंग देयर। और यहाँ पर देखिए 6 कुर्सियाँ हैं, बैठने वाले 5 लोग हैं, लेकिन एक कुर्सी पे ये व्यक्ति लेटा हुआ है 4 कुर्सियों पे। तो ये कंट्री जो है वो कंट्री है कि जहाँ पर रिच लोग और पुअर लोग हैं। तो यानी कि रिच पीपल हैं, वो ये जो व्यक्ति को लिटाया गया है ये रिच मैन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये हर एक एसेट को, यानी कि वो अपने ऐशो आराम के लिए 4 कुर्सियाँ भी खरीद कर ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी बसों में, ट्रेनों में इसी प्रकार से सफ़र करता है। तो ये कार्टून हमको बहुत ही अच्छे से रिच और पुअर का भेद समझा रहा है। Now, income and other criteria. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect, and other equal treatments, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. What could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. तो यहाँ पर ये टेबल देखिए, इस टेबल के अंदर तीन स्टेट्स जो हैं भारत की, उन तीनों की पर कैपिटा इनकम यहाँ पर हमारे सामने दर्शाई गई है। तो आप देख रहे हो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,80,000 है, केरला की 1,63,000 है, बिहार की 34,000 है पर कैपिटा इनकम स्टेट की। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2016-17. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income. Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earned around 1,80,174 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned around 34,409. So, if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now, let us look at certain other data pertaining to these states given in टेबल 1.4। तो इस टेबल को हम स्टडी करें तो इसके माध्यम से तुमको यही पता लगता है कि हरियाणा जो है वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति सालाना लगभग 1,80,000 के करीब पैसे कमा लेता है, रुपए कमा लेता है। वहीं बिहार के अंदर 34,409, जो कि बहुत ही कम है। तो इस तरीके से देखे जाए तो बिहार जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ बैकवर्ड स्टेट माना जाएगा, पुअर स्टेट माना जाएगा, और हरियाणा को हम एक डेवलप्ड स्टेट मान सकते हैं अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पर अब देखेंगे, जैसे कि क्या चीज़ें हमारे सामने दी गई, वो ये हैं कि हरियाणा के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 जब लोग पैदा होते हैं, 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से कितने लोग मर जाते हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं। तो उसमें हरियाणा में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं उनमें से कितने मर जाते हैं, केरला में सिर्फ 10 और बिहार में 35। तो यहाँ भी बिहार सबसे आगे है, यानी कि ज़्यादा पीछे रह गया वो। वहीं हम लिटरेसी रेट की बात करें तो उसमें हरियाणा में 82 है और केरला में 94 है। नेट अटेंडेंस रेशियो सेकेंडरी स्टेज, यानी कि बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी क्लास तक की जो पढ़ाई है 61% बच्चे करते हैं, यहाँ पर 83 और यहाँ पर 43। तो यहाँ से हमें तीनों चीज़ों का पता लग गया, यानी कि ऐसे बच्चे जो स्कूल ज़्यादा अटेंड करते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की होती है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे केरला में हैं। और लिटरेसी रेट की बात करें, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी केरला में हैं 94%। और इस टेबल में हमने देखा कि सबसे कम मोर्टेलिटी रेट वो भी केरला में है, कि 1000 बच्चों का बर्थ होता है तो उसमें सिर्फ 10 ही बच्चों की मौत होती है, बाकी 990 बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। Now what does this table show? The first column of the table shows that in Kerala out of 1000 born, 10 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in figure in the table. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to those parents. Next, note the year of which this data pertains. It is in 2017. So we are not talking of old times. It is 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8.
This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who would have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा ऑल्दो पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे था, लेकिन वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट थी, यानी कि बच्चे 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 30 की मृत्यु हो जाती थी पैदा होते ही, तो मोर्टेलिटी रेट में वो ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़, अगर डेवलप्ड स्टेट माना जाए तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ है तो फिर वहाँ पर बच्चों की डेथ भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन वो हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से केरला इज़ फार बेटर इन दिस एस्पेक्ट देन हरियाणा। वहीं बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में यानी कि 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं काम धंधे पे लग जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, 8वीं क्लास से आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर आपका जन्म बिहार में हुआ होता और आप वहीं पर पढ़ रहे होते तो शायद 14-15 साल की उम्र में आप 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ते। तो ये चीज़ें हमको दूसरे, सिर्फ हम मनी मैटर से ही बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें सामने आती हैं।